प्रिय शिक्षार्थियों, मैं मंजू कुमारी आप सभी का अपने नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों को पेपर 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट पाठ्यक्रम में विषयों की समझ पढ़ा रही हूँ। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी रूसो। ये रूसो कौन थे, रूसो की क्या शिक्षा संबंधी विचारधारा थी, शिक्षा संबंधी उनके क्या सिद्धांत थे। परंतु रूसो का जीवन परिचय और रूसो के एजुकेशनल थॉट को जानने से पहले हमें यह जानना है कि प्रकृतिवाद क्या है, क्योंकि रूसो का जो एजुकेशनल थॉट है वह प्रकृतिवाद पर निर्भर करता है, प्रकृतिवाद पर डिपेंड है। तो रूसो को थॉट को समझने के लिए पहले हमें प्रकृतिवाद को समझना होगा कि प्रकृतिवाद क्या है, प्रकृतिवाद के क्या सिद्धांत है, प्रकृतिवाद का क्या अर्थ है, क्या कॉन्सेप्ट है। विभिन्न विद्वानों ने प्रकृतिवाद के बारे में क्या परिभाषा दी है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं प्रकृतिवाद का अर्थ। प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद, इन चार दार्शनिक विचारधाराओं का सबसे अधिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रभाव पड़ा है। इसमें से एक विचारधारा प्रयोजनवाद हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरी धारा प्रकृतिवाद की आज हम विवेचना करते हैं। तो प्रकृतिवाद प्रकृति को सर्वप्रधान मानता है। प्रकृतिवादी जो हैं वे प्रकृति को ही सर्वप्रधान मानते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार सृष्टि में प्रकृति के अतिरिक्त, प्रकृतिवादियों के अनुसार इस सृष्टि में प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है। वे प्रकृति को ही पूर्ण शक्तिमान मानते हैं। प्रकृतिवादी इस प्रकृति को ही पूर्ण शक्तिमान मानते हैं और उसी के नियमों तथा कार्य कारण संबंध, उसी के नियमों तथा कार्य कारण संबंध, कैजुअल रिलेशनशिप में विश्वास रखते हैं। उनका मत है कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति से ही उत्पन्न होती है और प्रकृति में ही विलीन हो जाती है। प्रकृतिवादियों का मत है कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति से ही उत्पन्न होती है और प्रकृति में ही विलीन हो जाती है। Everything comes from nature and returns to nature. Everything comes from nature and returns to nature. यह विचारधारा ईश्वर की सत्ता, आत्मा की अमरता, आत्मा में, परमात्मा में, ईश्वर की सत्ता में, आध्यात्मिकता में विश्वास नहीं रखती है। इसलिए इस विचारधारा को आदर्शवादी विचारधारा का विरोधी विचारधारा माना जाता है। एक बार और सुनिएगा। प्रकृतिवाद प्रकृति को सर्वप्रधान मानता है। प्रकृतिवादियों के अनुसार सृष्टि में प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है। वे प्रकृति को ही पूर्ण शक्तिमान मानते हैं और उसी के नियमों तथा कार्य कारण संबंध में विश्वास रखते हैं। प्रकृतिवादियों का मानना है कि प्रकृति से प्रत्येक वस्तु प्रकृति से ही उत्पन्न होती है और प्रकृति में ही विलीन हो जाती है। Everything comes from nature and returns to nature. यह विचारधारा ईश्वर की सत्ता, आत्मा की अमरता, आध्यात्मिकता, आत्मा, परमात्मा इत्यादि पर विश्वास नहीं करती है। इसलिए इसे आदर्शवाद की विरोधी विचारधारा भी कहा जाता है।
प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की विचारधारा है और यह प्रकृति को ही मूल तत्व मानती है। इसी को ब्रह्मांड का कर्ता और उपादान कारण मानती है। प्रकृति को ही ब्रह्मांड का कर्ता और उपादान कारण मानती है, अर्थात प्रकृति में ही प्रत्येक वस्तु का जन्म होता है और प्रकृति में ही वह विलीन हो जाती है। किसी भी दार्शनिक चिंतन को जानने के लिए हमें उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य और आचार मीमांसा को समझना होता है। तो प्रकृतिवादी की जो तत्व मीमांसा है वह कहता है कि इस संसार की रचना परमाणुओं के संयोग से होती है। प्रकृतिवाद की जो तत्व मीमांसा है वह कहता है कि इस संसार की रचना परमाणुओं के संयोग से होती है। उनके इस विचार को आधुनिक युग के वैज्ञानिक डाल्टन महोदय के वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया तथा यह तथ्य उजागर किया कि भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोग से भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ के परमाणुओं के संयोग से भिन्न प्रकार के पदार्थ और भिन्न भिन्न पदार्थों के संयोग से इस संसार का निर्माण हुआ है। भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोग से भिन्न प्रकार के पदार्थ और भिन्न भिन्न पदार्थ के संयोग से इस संसार का निर्माण होता है। 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने परमाणु को विभाजित कर उसमें 3 प्रकार के शक्ति कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का पता लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जगत का मूल तत्व परमाणु नहीं अपितु परमाणु के संयोजक ये शक्ति कण है। इस विचारधारा को शक्तिवाद कहते हैं। परमाणुवाद और शक्तिवाद को भौतिक विज्ञानवादी प्रकृतिवाद कहते हैं। अब प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा में हम देखते हैं कि प्रकृतिवाद प्रकृति के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानते हैं। प्रकृतिवादी प्रकृति के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानते हैं। प्रश्न उठता है कि प्रकृति क्या है? सामान्य प्रयोग में प्रकृति से अर्थ उस रचना से लिया जाता है जो स्वाभाविक रूप से विकसित होती है और जिसके निर्माण में मनुष्य का हाथ नहीं होता है, जैसे पृथ्वी, समुद्र, पहाड़, नदियाँ, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, बादल, वर्षा, वनस्पति और जीव जंतु। परंतु दार्शनिक दृष्टि से प्रकृति संसार का वह मूल तत्व है जो पहले से था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। इसमें वे क्रियाएं भी निहित हैं जो निश्चय नियमों के अनुसार होती हैं। जैसे पहले होती थी वैसे ही आज भी होती हैं और वैसे ही भविष्य में भी होती रहेंगी। जैसे इसको समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। जल, बर्फ और वाष्प ये प्राकृतिक पदार्थ हैं। जल, बर्फ और वाष्प ये प्राकृतिक पदार्थ हैं। इसकी रचना सामान्य तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हुई है। हम जानते हैं कि बर्फ से जल, जल से वाष्प, वाष्प से जल और जल से बर्फ ये सभी निश्चित नियमों के अनुसार बनते बिगड़ते हैं। पदार्थों के मूल तत्व और उनके बनने बिगड़ने के नियमों को ही प्रकृति मानता है और उसके ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानता है। इन सब का ज्ञान भौतिक विज्ञानों के द्वारा होता है और भौतिक विज्ञानों का ज्ञान कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है।
प्रकृतिवादी इंद्रिय अनुभूत ज्ञान, जो हमें अपने सेंस ऑर्गन से अनुभव करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, प्रकृतिवादी इंद्रिय अनुभूत ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान मानते हैं। उनकी दृष्टि से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वयं निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए। प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि ज्ञान प्राप्ति की क्रिया में मन और मस्तिष्क संयोजक का कार्य करते हैं। ये हुआ प्रकृतिवाद की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। अब हम देखते हैं प्रकृतिवाद की मूल्य एवं आचार मीमांसा। तो प्रकृतिवाद प्राकृतिक पदार्थों और क्रियाओं को ही सत्य मानता है। इस प्रकृति को ही सत्य मानता है। इस प्रकृति के परे आत्मा, परमात्मा, आध्यात्मिक युग को, स्वर्ग नरक, ये सब को वो नहीं मानता है। प्रकृतिवादियों का स्पष्टीकरण है कि मनुष्य की भी अपनी एक प्रकृति होती है। प्रकृतिवादियों का मत है कि मनुष्य की भी अपनी एक प्रकृति होती है और उसकी यह प्रकृति अपने में एकदम शुद्ध है। उसके अनुकूल आचरण करने में मनुष्य को सुख मिलता है और प्रतिकूल आचरण करने में दुख मिलता है। मनुष्य की भी अपनी एक प्रकृति है और उसकी यह प्रकृति अपने में एकदम शुद्ध है। उसके अनुकूल आचरण करने में मनुष्य को सुख मिलता है और प्रतिकूल आचरण करने में मनुष्य को दुख मिलता है। अतः मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। अतः मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। ये मनुष्य को किसी प्रकार के सामाजिक नियमों और आध्यात्मिक बंधनों में बांधकर नहीं रखना चाहते। ये उसे अपनी प्रकृति के अनुकूल, ये मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुकूल आचरण करने की स्वतंत्रता देते हैं। इनका तर्क है कि जिन कार्यों के करने में मनुष्य को सुख मिलेगा उन कार्यों को वह करेगा और जिन कार्यों को करने में मनुष्य को दुख का अनुभव होगा उसे वह स्वयं छोड़ देगा। इस प्रकार प्रकृतिवादी केवल प्राकृतिक नैतिकता के हामी है। इस आधार पर यदि हम प्रकृतिवाद की परिभाषा को देखते हैं तो प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग मानती है, जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है और आत्मा को पदार्थ के अधीन करती है। आत्मा को पदार्थ के अधीन करती है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानती है। अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानती है। परंतु इस परिभाषा से प्रकृतिवाद के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होता है। प्रकृतिवाद के तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा की दृष्टि से हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं प्रकृतिवाद को। प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है। प्रकृतिवाद पाश्चात्य विचार दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को प्रकृति जन्य मानती है। प्रकृतिवाद पाश्चात्य विचारधारा की वह विचारधारा है, पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को प्रकृति जन्य मानती है और यह मानती है कि यह भौतिक संसार ही सत्य है और इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। यह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है। यह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है और आत्मा को पदार्थ जन्य चेतन
तत्व मानती है और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है, जिसे प्राकृतिक जीवन जीने अर्थात प्रकृति के अनुकूल जीने द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रकृतिवाद को परिभाषित करते हुए रॉस महोदय कहते हैं कि प्रकृतिवाद को परिभाषित करना बहुत कठिन है, क्योंकि यह विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। फिर भी विभिन्न विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है। जैसे थॉमस और लैग कहते हैं, उनके शब्दों में प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मस्तिष्क को पदार्थ के अधीन मानता है। प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मस्तिष्क को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम यथार्थ भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। वार्ड कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तन नियमों को सर्वोच्च मानता है। तो प्रकृतिवाद के यदि हम विशेषताओं को देखते हैं, प्रकृतिवाद की परिभाषा के अर्थ पर यदि हम प्रकृतिवाद की विशेषताओं को देखते हैं, तो प्रकृतिवादी प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं। उनके मतानुसार संसार के सभी तत्व प्रकृति के नियमों के अधीन है। ईश्वर की सत्ता में उनका विश्वास नहीं है। प्रकृतिवादी भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं। इनकी दृष्टि में आध्यात्मिक संसार जैसी कोई चीज नहीं है, आध्यात्मिक संसार जैसी कोई वस्तु नहीं है। प्रकृतिवादी यह भी मानते हैं कि मनुष्य और पशु के व्यवहार, रूप, रचना आदि में केवल विकास मात्र का अंतर है। कहने का मतलब मनुष्य भी जो है वो पशु है। प्रकृतिवादी यह मानते हैं कि मनुष्य और पशु के व्यवहार, रूप, रचना आदि में केवल विकास की मात्रा का अंतर है। जैसे कुछ जीव वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य और पशुओं में केवल मात्रा का अंतर है। प्रकृतिवादी इंद्रिय ज्ञान को मुख्य मानते हैं। सेंस ऑर्गन्स द्वारा जो आप अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे ही यह मुख्य ज्ञान मानते हैं। इनके मतानुसार इंद्रिय ज्ञान के ही आधार पर शक्तियों की खोज की जा सकती है, शक्तियों की खोज होती है। इस प्रकार सभी ज्ञान का स्रोत विश्वास ही है और मन का अध्ययन भी विश्वास से हो सकता है। प्रकृतिवादी आध्यात्मिक मूल्यों सत्यम, शिवम, सुंदरम में विश्वास नहीं रखते हैं। प्रकृतिवादी यह भी मानते हैं कि सभ्यता और सामाजिक विकास के कारण मनुष्य प्रकृति से दूर हो गया है। सभ्यता और सामाजिक विकास के कारण मनुष्य प्रकृति से दूर हो गया है और प्रकृति से दूर होने के कारण ही वह दुखी है, पीड़ित है। उसकी स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य को प्रकृति के संपर्क में लाया जाए। प्रकृतिवादी परमात्मा, जन्मजात, अंतरात्मा, परलोक, भाग्य, दैविक प्रेरणा, अमानवीय क्रियात्मक इच्छा की सत्यता आदि को भ्रम मानते हैं। प्रकृतिवादी जो हैं परमात्मा, जन्मजात, अंतरात्मा, परलोक, भाग्य,
दैवीय प्रेरणा, दैवीय प्रकोप, अमानवीय क्रियात्मक इच्छा की सत्यता को भ्रम मानते हैं। प्रकृतिवादी मानव प्रकृति पर ही अधिक बल देते हैं। प्रकृतिवादी जो है वे मानव प्रकृति पर ही अधिक बल देते हैं। मार्ले के अनुसार प्रकृतिवाद के ये मुख्य तत्व माने जा सकते हैं, जिसमें है सबसे प्रेम करना, मानव प्रकृति में पूर्ण विश्वास करना, न्याय की सदा कामना करना और सामान्यतः संतोष के साथ कार्य करना कि इससे दूसरों का उपकार हो। प्रकृतिवादी यह भी मानते हैं कि सभ्यता और सामाजिक विकास के कारण मनुष्य प्रकृति से दूर हो गया है, इसलिए मनुष्य दुखी है, पीड़ित है। अगर हम प्रकृतिवाद के इस आधार पर अगर हम प्रकृतिवाद के सिद्धांत को देखते हैं तो प्रकृतिवाद के सिद्धांत में पहला है कि यह ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है। यह ब्रह्मांड जो है यह एक प्राकृतिक रचना है। दूसरा, यह भौतिक संसार ही सत्य है, इसके परे कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। तीसरा, आत्मा पदार्थजन्य चेतन तत्व है। आत्मा पदार्थजन्य चेतन तत्व है। इसे मैं थोड़ा सा बता दूं कि आत्मा पदार्थजन्य चेतन तत्व क्या है, किसे कहते हैं। प्रकृतिवादी आत्मा के आध्यात्मिक स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं। इनका स्पष्टीकरण है कि यह संसार प्रकृति द्वारा निर्मित है और यह निर्माण कार्य निश्चित नियमों के अनुसार होता है। इसके पीछे किसी आध्यात्मिक शक्ति की कल्पना एक मिथ्या विचार है। प्रश्न उठता है कि प्राणियों में चेतन तत्व आत्मा का विकास तब कैसे हुआ। प्राणियों में जो आत्मा है, जिसे हम चेतन तत्व मानते हैं, उसका विकास कैसे हुआ। तो इस संबंध में प्रकृतिवादियों का स्पष्टीकरण है कि शरीर के पदार्थ परमाणुओं के संयोग से बनते हैं और परमाणुओं में क्रियाशील होती है। उनके कारण ही जड़ में जीव और जीव में चेतन का विकास होता है। आदर्शवादी इसी चेतन तत्व को आत्मा मानते हैं। प्रकृतिवादियों का तर्क है कि आत्मा पदार्थजन्य है, इसलिए शरीर के नष्ट होने पर यह नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट सिद्धांत है मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रकृतिवादी मनुष्य को संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हैं। नेक्स्ट है मानव विकास एक प्राकृतिक क्रिया है। मनुष्य जो दिन पर दिन विकास कर रहा है यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। इस प्रकृति में जितने भी सुख सुविधा की भौतिक सुख सुविधा की वस्तुएं हैं वो मनुष्य के उपभोग के लिए बनी है और मनुष्य का जीवन है सुखपूर्वक। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है सुखपूर्वक जीना। नेक्स्ट है प्राकृतिक जीवन के लिए, सुखपूर्वक जीवन के लिए प्राकृतिक जीवन ही उत्तम है। मतलब मनुष्य को प्रकृति के नज़दीक ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रकृति से दूर जाने से मनुष्य दुखी हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक जीवन में समायोजन और परिस्थितियों पर नियंत्रण का महत्व है। और नेक्स्ट है राज्य की केवल व्यवहारिक सत्ता है, आध्यात्मिक सत्ता नहीं है। तो ये हो गया प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद का अर्थ, प्रकृतिवाद का विशेषता और प्रकृतिवाद का सिद्धांत। प्रकृतिवाद मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि मुझे रूसो पढ़ाना है और रूसो का जो शिक्षा सिद्धांत है वह प्रकृतिवाद पर आधारित है। तो अब हम शुरू करते हैं रूसो। रूसो के शिक्षा दर्शन, रूसो के एजुकेशनल थॉट, रूसो के शिक्षा के उद्देश्य
रूसो की शिक्षण विधि, शिक्षा पर रूसो का क्या प्रभाव पड़ा, रूसो की शिक्षा का मूल्यांकन इत्यादि को जानने से पहले हम रूसो का शॉर्ट लाइफ स्केच देखते हैं। तो महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक, शिक्षाविद जीन जैक रूसो का जन्म 1712 में जनेवा के स्थान पर हुआ था, जनेवा नामक स्थान पर हुआ था। महान क्रांतिकारी, शिक्षा शास्त्री, दर्शन शास्त्री, समाज शास्त्री जीन जैक रूसो का जन्म 1712 में जनेवा के स्थान पर हुआ था। उनके पिता घड़ीसाज थे। रूसो के जो पिता थे वे घड़ीसाज थे। उनके जन्म के पश्चात उनकी माता का देहांत हो गया। उन्हें औपचारिक शिक्षा बहुत कम मिली। रूसो का जन्म 1712 में जनेवा नगर में हुआ था। उसके माता पिता दोनों ही अत्यंत भावुक प्रकृति के थे। उनके जन्म लेते ही उनकी माता का देहांत हो गया। उनका देखभाल एक लापरवाह चाची ने किया। उनके पिता एक घड़ीसाज थे और रूसो के प्रति लापरवाह थे, अतः उनका प्रारंभिक जीवन कष्टमय हो गया। रूसो में बाल्यकाल में ही कई बुरी आदतें पड़ गई। 6 वर्ष की आयु में ही उन्होंने बहुत सारे उपन्यास पढ़ डाले, कुछ धार्मिक तथा कुछ ऐतिहासिक पुस्तकों का भी अध्ययन किया। इन पुस्तकों का अध्ययन करने से उनके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ा। स्कूल उनके लिए कोई आनंद का स्थान नहीं था, वहाँ उन्हें मार पड़ती थी, अतः वह स्कूल विरोधी हो गए और उस स्कूल की शिक्षा को उन्होंने व्यर्थ की शिक्षा कहा। स्कूल की शिक्षा को रूसो ने व्यर्थ की शिक्षा कहा। रूसो का मन प्राकृतिक दृश्यों को देखकर गदगद हो जाता था। वे जिनेवा के प्राकृतिक सौंदर्य के उपासक थे। उनका प्रकृति प्रेम दिन पर दिन बढ़ते गया। इससे वह भाविक प्रवृत्ति के हो गए। 21 वर्ष तक उनका जीवन बड़ा ही अनिश्चित रहा। इसी बीच उनके ऊपर झूठा आरोप लगाकर उन्हें कारावास में, जेल में डाल दिया गया और कठोर दंड दिया गया। इस कठोर दंड का उसके युवा हृदय में बहुत ठेस पहुंची। भयंकर दंड और प्रकृति प्रेम ने मिलजुल कर उनकी मनोदशा तथा व्यक्तित्व का निर्माण किया। इस घटना से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य को जब सामाजिक नियमों, बाह्य आडंबरों, उपदेशों और दंड के द्वारा प्रकृति से दूर रखा जाता है तो उसके मन में विरक्ति की भावना आ जाती है और उनकी सरलता और स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। बालक के मन में कठोर दंड के द्वारा यदि बालक को प्रकृति से दूर रखा जाता है, उसे प्राकृतिक व्यवहार, नेचुरल व्यवहार नहीं करने दिया जाता है, तो उसके मन में विकार उत्पन्न हो जाता है और उसकी सरलता और भावुकता नष्ट हो जाती है। 25 वर्ष की आयु में उनका परिचय लेखकों से हो गया और उन्होंने अपने विचारों को क्रमबद्ध लिखना आरंभ किया। अपने जीवन में वह बहुत से ऐसे लोगों के संपर्क में आए जिनसे उन्होंने जीवन के बहुत से तत्वों की शिक्षा प्राप्त की। इन दिनों 15वां लुई फ्रांस का शासन था। उसके शासन में गरीबों और निम्न कोटि के व्यक्तियों का शोषण हो रहा था। रूसो ने इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। फलस्वरूप राज्य क्रांति हुई। लोगों की कठिनाइयों और दुखों को देखकर रूसो ने यह जान लिया था कि यह समाज अत्यंत दूषित और कृत्रिम है। इसमें सरलता, नम्रता, सहृदयता तथा वास्तविकता का नितांत अभाव है। अपने
अपने जीवन के इन कटु अनुभवों से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति के हाथ में सुंदर और स्वच्छ रहती है, किंतु मनुष्य के हाथ में आते ही वह दूषित हो जाती है, बुरी हो जाती है। एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द ऑथर ऑफ नेचर, बट everything degenerates in the hands of man। सन 1750 ईस्वी में रूसों की रचनाएं प्रकाशित होने लगी। उन्होंने अपने विचारों को जो क्रमबद्ध करना शुरू किया था, उनकी ये रचनाएं प्रकाशित होने लगी, जिनमें द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी अमोंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द न्यू हेलोएस तथा एमिल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमिल उनकी मुख्य रचना थी। प्रथम दो पुस्तकों द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस और ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी अमॉन्ग मैन, इन दोनों पुस्तकों में रूसो ने प्रकृति जीवन की उच्चता पर बल दिया है और मनुष्य के बीच असमानता का कारण प्रगतिशील विचारधारा, प्रगतिशील सभ्यता को ठहराया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने राजनीतिक और नैतिकता के संबंध की व्याख्या की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने राजनीति और नैतिकता के संबंध की व्याख्या की है और एमिल में उन्होंने अपने शिक्षा संबंधी विचार व्यक्त किए हैं। एमिल के कारण रूसो एक श्रेष्ठ शिक्षा सुधारक और शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं। एमिल के कारण रूसो एक श्रेष्ठ शिक्षा सुधारक और शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं। एमिल में एमिल नामक एक कल्पित नवयुवक की शिक्षा का वर्णन है। एमिल नामक एक नवयुवक को स्कूल और समाज आदि के कृत्रिम वातावरण से दूर हटाकर प्रकृति के संपर्क में लाकर उसको प्रकृति के अनुसार प्राकृतिक ढंग से शिक्षित करने का प्रयत्न किया गया है। उसकी शिक्षा की व्यवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था अनुसार की गई है। बालक की मनोवैज्ञानिक अवस्था के अनुसार की गई है। अपनी विभिन्न शक्तियों के विकास के लिए एमिल को प्रकृति सौंदर्य तथा आश्चर्य के वातावरण में छोड़ दिया जाता है। रूसो का विचार है कि बालक के मन, मस्तिष्क और शरीर को स्वतंत्रता पूर्वक विकसित करने के लिए उससे कृत्रिमता से हटाकर स्वाभाविकता पर छोड़ना चाहिए और जो स्वाभाविक रूप से हो उसे शिक्षा देनी चाहिए। यह रूसो का प्रकृतिवाद है। रूसो का नारा था प्रकृति की ओर लौटो। यद्यपि एमिल का शिक्षा पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा, किंतु इसका तात्कालीन प्रभाव अच्छा नहीं था। एमिल को धर्म विरोधी ग्रंथ मानकर स्थान स्थान पर उसे जला दिया गया और उनकी किताब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रूसो को फ्रांस छोड़कर भागना पड़ा। पुलिस से बचने के लिए वे विदेशों में घूमते रहे। सन 1778 में ये पुनः फ्रांस लौटे और उन्होंने अपना अंतिम ग्रंथ कन्फेशंस को पूरा किया। इस महान क्रांतिकारी, महान शिक्षा शास्त्री, महान दार्शनिक, महान समाज सुधारक की मृत्यु
1778 ईस्वी में हो गई। रूसो एक विचारक थे। इनके विचार मौलिक, उग्र तथा महत्वपूर्ण थे। यद्यपि इनके विचार मौलिक थे, उग्र थे, महत्वपूर्ण थे, परंतु उनमें व्यवहारिकता, तार्किकता तथा सिलसिलेपन का पर्याप्त अभाव था। फ्रांस की क्रांति उनके उग्र विचारों के कारण ही हुई। उनकी बातों में भावुकता, उग्रता, कल्पना तथा शक्ति थी, इसलिए उसकी बातों ने उथल पुथल मचा दी। उसके बाद आने वाले विचारकों ने रूसो के समान प्रभावोत्पादक भरी बातों का तार्किक, क्रमिक तथा विचारशील क्रमिक विचार प्रदान किया शिक्षा के क्षेत्र में, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज रूसो यूरोप का क्रांतिकारी विचारक माना जाता है। अब हम देखते हैं रूसो का शैक्षिक चिंतन, कि रूसो का शैक्षिक चिंतन क्या है। रूसो एक प्रकृतिवादी थे, स्वाभाविकवादी थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद का प्रवर्तन किया। रूसो ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद का प्रवर्तन किया। वह तत्कालिक, औपचारिक, स्वेच्छाचारिक, आडंबरपूर्ण तथा कृत्रिम शिक्षा प्रणाली के घोर विरोधी थे। रूढ़िवादी तथा नियमित शिक्षा मानव की बनाई गई है, ऐसा रूसो का मानना था, अतः यह अच्छी नहीं है। प्रचलित शिक्षा बालक को एक छोटा युवक समझकर दी जाती है और किसी भी प्रकार उसके जीवन से संबंधित नहीं होती है। आज जो प्रचलित शिक्षा है वह बालक को बालक नहीं मानकर एक छोटा युवक मानकर दी जाती है, जो कहीं से भी उसके जीवन से संबंधित नहीं होती है, बालक के जीवन से संबंधित नहीं होती है। अतः यह शिक्षा निरर्थक है। रूसो का कथन था कि जो वस्तु प्रकृति से प्राप्त होती है वह सुंदर होती है, लेकिन जब वही वस्तु मनुष्य के हाथों में मिलती है, मनुष्य के हाथों में आती है, तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। इसलिए रूसो चाहते थे कि बालक की शिक्षा समाज में न होकर प्राकृतिक वातावरण में हो। रूसो मानते थे कि बालक की शिक्षा समाज में न होकर के प्राकृतिक वातावरण में हो। दूसरे शब्दों में रूसो प्रकृति को शिक्षा का आधार बनाना चाहते थे। दूसरे शब्दों में रूसो प्रकृति को शिक्षा का आधार बनाना चाहते थे। बालक को उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की ओर सर्वप्रथम ध्यान रूसो ने ही आकृष्ट किया। इस दृष्टि से उन्होंने शिक्षा के लिए प्रकृति की ओर लौटो अथवा प्रकृति का अनुसरण करो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस दृष्टि से रूसो ने शिक्षा के लिए प्रकृति की ओर लौटो या प्रकृति का अनुसरण करो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रूसो का कहना था कि बालक अपनी प्रकृति, योग्यता तथा आत्मविश्वास के अनुसार अपने आप को सफलतापूर्वक शिक्षित कर सकता है। रूसो का विश्वास था कि बालक अपनी प्रकृति, योग्यता तथा आवश्यकता के अनुसार अपने आप को सफलतापूर्वक शिक्षित कर सकता है। अब हम देखते हैं रूसो के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रूसो। रूसो के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। रूसो शिक्षा का उद्देश्य केवल निर्देश देना,
रूसो जो था वह शिक्षा का अर्थ केवल निर्देश देना अथवा ज्ञान संचय करना नहीं मानते थे। उनके विचार से शिक्षा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाहर से दी जा सके। शिक्षा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाहर से दी जा सके। बालक की स्वाभाविक शक्तियों तथा योग्यताओं के आंतरिक विकास का नाम शिक्षा है। वे कहते थे बालक की स्वाभाविक शक्तियों तथा आंतरिक विकास का नाम शिक्षा है। इट इज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स नेचुरल पावर एंड एबिलिटीज फ्रॉम विद इन। अतः सच्ची शिक्षा वही है जो बालक की मूल प्रकृति का विकास करे। सच्ची शिक्षा वही है जो बालक की मूल प्रकृति का विकास कर सके। रूसो के अनुसार शिक्षा के तीन स्रोत हैं। पहला है प्रकृति, दूसरा है मानव तथा तीसरा है पदार्थ। प्रकृति द्वारा शिक्षा से रूसो का तात्पर्य विभिन्न अंगों और शक्तियों के स्वाभाविक विकास से है। यह स्वाभाविक विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक शिक्षक बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों तथा आवश्यकताओं को नहीं समझता है। रूसो का कथन है कि शिक्षा देने के लिए बालक का स्वभाव समझो। रूसो का कथन है कि शिक्षा देने के लिए बालक का स्वभाव समझो। बालक के अध्ययन का सिद्धांत इस प्रकार रूसो की देन है। बालक के अध्ययन का सिद्धांत कि बालक को पहले अध्ययन करो, यह रूसो की देन है। प्रकृति द्वारा शिक्षा देने का एक अर्थ यह भी है प्रकृति द्वारा शिक्षा देने का एक अर्थ यह भी है कि बालक के मन में प्रकृति के प्रति प्रेम का भाव जागृत किया जाए। बालक के मन में प्रकृति के प्रति प्रेम का भाव जागृत किया जाए और प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग शिक्षा में किया जाए। प्रकृति के अनुसार शिक्षा में समाज तथा संस्थाओं का विरोध निहित है। रूसो शिक्षा द्वारा प्राकृतिक मनुष्य का निर्माण करना चाहता था। रूसो जो था वह शिक्षा के द्वारा प्राकृतिक मनुष्य का निर्माण करना चाहता था। प्राकृतिक मनुष्य से रूसो का तात्पर्य है असभ्य मनुष्य का निर्माण करना चाहते थे। प्राकृतिक मनुष्य से रूसो का तात्पर्य है असभ्य मनुष्य का निर्माण रूसो करना चाहते थे। वो प्रगतिशील समाज में रहने वाले मनुष्यों को वे सभ्य मनुष्य मानते थे। प्राकृतिक मनुष्य से रूसो का तात्पर्य असभ्य मनुष्य का निर्माण करने से है। प्राकृतिक मनुष्य से रूसो का तात्पर्य असभ्य मनुष्य से नहीं वरन उस व्यक्ति से है जो कि अपने स्वभाव के अनुसार चलता है, क्योंकि वे सामाजिक जीवन को आडंबरपूर्ण जीवन मानते थे। तो प्राकृतिक मनुष्य से रूसो का तात्पर्य असभ्य मनुष्य का निर्माण करना, तो असभ्य मनुष्य से तात्पर्य है रूसो का कि जो अपने स्वभाव के अनुसार चलता हो वैसे व्यक्ति का निर्माण करना और समाज के बंधनों के अनुसार चलने को बाध्य नहीं होता है वैसे व्यक्ति का निर्माण करना जो अपने स्वभाव के अनुसार चलता है, अपने प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है, अपने प्रकृति के अनुसार अपना विकास करता है।
समाज तथा समूह के संपर्क से व्यक्ति पर जो प्रभाव पड़ता है वह मनुष्य की दी हुई शिक्षा कहलाती है। समाज तथा समूह के संपर्क से व्यक्ति पर जो प्रभाव पड़ता है वह मनुष्य की दी हुई शिक्षा कहलाती है। और जो ज्ञान अथवा सूचना व्यक्ति अपने वातावरण के संपर्क से प्राप्त करता है वह पदार्थ की दी हुई शिक्षा कहलाती है। रूसो का कथन है कि उक्त दोनों प्रकार की शिक्षाएं प्राकृतिक शिक्षा की अपेक्षा निम्न कोटि की है, किंतु बिना इस तीनों शिक्षकों के शिक्षा पूरी नहीं होती। अतः मनुष्य और पदार्थ को प्रकृति के सहयोग से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार रूसो ने प्राकृतिक शिक्षा को ही प्राथमिकता दी है, क्योंकि उसका विचार है कि स्वाभाविक प्रवृत्ति, भावना तथा विचार ही मनुष्य के सभी कार्यों की जड़ है। रूसो का विचार है कि स्वाभाविक प्रवृत्ति, भावना तथा विचार मनुष्य के सभी कार्यों की जड़ है। ये मनुष्य के उन अनुभवों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय हैं जो व्यक्ति को समाज तथा पदार्थ के संपर्क से मिलते हैं। ये हो गया रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ। अब हम देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य। रूसो के अनुसार ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य। रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं। रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं, वरन बालक के आंतरिक अंगों तथा शक्तियों का स्वाभाविक विकास करना है। बालक के विकास की अवस्थाओं के अनुसार उसकी शक्तियों का विकास होना चाहिए। इस प्रकार रूसो ने एमिल की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार शिक्षा के भिन्न भिन्न उद्देश्य निर्धारित किए। एमिल रूसो का एक काल्पनिक छात्र है या बालक है, जिसके आधार पर उन्होंने अपने ग्रंथ की रचना की है। तो इस प्रकार रूसो ने एमिल की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार शिक्षा के भिन्न भिन्न उद्देश्य बतलाए हैं, जो निम्नलिखित है। पहला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। एमिल की प्रथम अवस्था शैशवकाल, इन्फेंट की है, जो जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। एमिल की प्रथम अवस्था शैशवकाल की है, जो जन्म से 5 वर्ष की होती है। इस काल की शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास है। इस अवस्था में बालक के समस्त शारीरिक अंग प्रत्यंग का विकास होना चाहिए, ताकि वे पूर्ण रूप से स्वस्थ तथा शक्तिशाली हो जाए। निर्बलता दुष्टता की निशानी है। बालक को शक्तिशाली बनाओ तो वह कोई बुरा कार्य नहीं करेगा। निर्बलता जो है वह दुष्टता की निशानी है। बालक को शक्तिशाली बनाओ तो वह कोई भी बुरा कार्य नहीं करेगा। शारीरिक विकास के लिए उसे स्वतंत्रता पूर्वक खेलने, कूदने, व्यायाम करने तथा कार्य करने के अवसर देना चाहिए, जिससे कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। दूसरा है इंद्रिय प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ सेंस। इंद्रिय प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स की ट्रेनिंग की बात कर रहा है रूसो।
कि एमिल की दूसरी अवस्था बाल्य अवस्था है, बाल्यकाल की है, चाइल्डहुड की है, जो 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की रहती है। इस काल की शिक्षा का प्रधान उद्देश्य बालक की ज्ञानेंद्रियों को विकसित करना है। इस काल की शिक्षा का प्रधान उद्देश्य बालक की ज्ञानेंद्रियों को विकसित करना है, ताकि वह उनका ठीक ठीक उपयोग कर सके। इसके लिए बालकों से विभिन्न शारीरिक क्रियाएं करानी चाहिए, जिससे कि उनकी ज्ञानेंद्रियां सध जाए। इस काल में बालकों को बौद्धिक शिक्षा यानी किताबी ज्ञान नहीं देनी चाहिए। थर्ड है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। एमिल की तृतीय अवस्था किशोरावस्था की है, जो 12 से 15 वर्ष तक की रहती है। इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का शारीरिक विकास तथा ज्ञानेंद्रियों का विकास हो चुका होता है। अतः अब उसकी नियमित शिक्षा आरंभ कर देनी चाहिए। अब वह अपने स्वभाव के अनुसार ज्ञान प्राप्त करेगा, जिससे उसका मानसिक विकास होगा, और यही शिक्षा का उद्देश्य है। रूसो के विचार से किशोर काल में उसकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे उसे परिश्रम, शिक्षा और अध्ययन के लिए पर्याप्त अवसर मिले। नेक्स्ट है भावात्मक विकास, डेवलपमेंट ऑफ इमोशन। भावात्मक विकास, डेवलपमेंट ऑफ इमोशन। एमिल की चौथी अवस्था युवावस्था है, जो 15 से 20 वर्ष तक की रहती है। रूसो के अनुसार इस काल में शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं का विकास करना है। रूसो का कथन है कि हमने एमिल के शरीर, ज्ञानेंद्रियों तथा बुद्धि को प्रबल बना दिया, और अब हमें उसे हृदय देने हैं। एमिल की चौथी अवस्था अर्थात रूसो के अनुसार बालक की चौथी अवस्था युवावस्था है, जो 15 से 20 वर्ष की होती है, और इस काल में शिक्षा का उद्देश्य है भावनाओं का विकास करना। रूसो कहते हैं हमने एमिल के शरीर, एमिल के ज्ञानेंद्रियों तथा एमिल के बुद्धि को प्रबल बना दिया है, अब हमें उसमें हृदय देने हैं। रूसो एमिल के अंदर नैतिकता, सामाजिकता और धार्मिक भावनाएं जागृत करना चाहता है। इस अवस्था में चौथी अवस्था में युवावस्था में वह एमिल के अंदर नैतिकता, सामाजिकता तथा धार्मिक भावनाएं जागृत करना चाहता है। नेक्स्ट है जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। अंत में रूसो का विचार है कि बालक को संपूर्ण जीवन के लिए तैयार करना है तथा उसे एक नया मनुष्य बनाना है, न कि उसे किसी व्यायाम के लिए तैयार करना है। इस संबंध में रूसो ने कहा, मैं एमिल को जीवन शैली की शिक्षा देना चाहता हूँ। टू लीव इज द ट्रेड आई विश टू टीच हिम। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात एमिल नैतिक, पादरी अथवा मजिस्ट्रेट नहीं बनेगा, अपितु सर्वप्रथम वह मनुष्य बनेगा। जीने की कला में रूसो कहता है कि बालक को संपूर्ण जीवन के लिए तैयार करना है तथा उसे एक नया मनुष्य बनाना है, न कि उसे किसी व्यवसाय के लिए तैयार करना है। उसे किसी व्यवसाय के लिए तैयार नहीं करना है। इस संबंध में रूसो कहते हैं कि मैं एमिल को जीवन शैली की शिक्षा देना चाहता हूँ। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात एमिल किसी चर्च का पादरी नहीं बनेगा, किसी कोर्ट का मजिस्ट्रेट नहीं बनेगा, कहीं इंजीनियर नहीं बनेगा, सर्वप्रथम वह एक मनुष्य बनेगा। तो शिक्षा के उद्देश्यों में उन्होंने 5 स्टेप बताए हैं, 5 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है इंद्रिय प्रशिक्षण, तीसरा है मानसिक विकास, चौथा है भावात्मक विकास और पांचवा है जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। तो ये हुआ
ऋषियों का शिक्षा का उद्देश्य। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।